हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेलवे सिलेक्शन। मैंने ये प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की है। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक प्रैक्टिस लाइन बुक है जो, इसके अंदर 51 प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट 1, 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए। आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट है, डीजल ईंधन की दक्षता निर्धारित की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए, C10 संख्या, C10 नंबर द्वारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह डीजल फ्यूल की क्वालिटी और उसकी कंबंशन एफिशिएंसी, दक्षता को मापने के पैमाने के बारे में पूछ रहा है। जो इसकी एफिशिएंसी है, दक्षता, उसको मापने की एफिशिएंसी पूछ रहा है। डीजल इंजन में फ्यूल को खुद से जलना यानी सेल्फ इग्निशन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। डीजल कंबंशन चेंबर में कितनी जल्दी और कितने अच्छे से बर्न होता है, इसी से उसकी दक्षता तय होती है। और इसके मापने के लिए जो पैमाना हम यूज करते हैं उसको C10 नंबर कहते हैं। C10 जितना अच्छा होगा, इंजन में इग्निशन डिले उतना ही कम होगा और नॉकिंग भी कम होगी। रही बात ऑक्टेन नंबर की, तो ये पेट्रोल के लिए यूज होता है। तो वो पेट्रोल की क्वांटिटी, मतलब जो क्वालिटी होती है, उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं। डीजल के लिए C10 होता है और ऑक्टेन पेट्रोल के लिए होता है। C10 नंबर क्या, कंबंशन में जो इग्निशन की जो क्वालिटी है उसको बताता है। और ऑक्टेन क्या है, ये पेट्रोल इंजन के फ्यूल की नॉकिंग रेसिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है। ये तो दोनों के लिए नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो DC से याद रखिएगा, डीजल C10 नंबर के लिए रहेगा और PO से याद रखिएगा, पेट्रोल ऑक्टेन नंबर के लिए रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब इंजन धीरे चलता है तो डायनामो की आउटपुट घटती है, बढ़ती है, फ्लक्चुएट होती है, समान रहती है। तो जब इंजन धीरे चलता है तो डायनामो की जो आउटपुट है वो घटती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट, वो जो पुराने वाहनों में होने वाली DC जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर डायनामो के वोल्टेज और करंट आउटपुट के सीधे संबंध को टेस्ट कर रहा है। सवाल पूछ रहा है कि जब इंजन धीरे चलेगा तो डायनामो के आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा। डायनामो असल में एक DC जनरेटर है जो इंजन की क्रैंकशाफ्ट से बेल्ट के जरिए पावर लेकर घूमता है। जनरेटर का बेसिक रूल ये है कि वो जितना तेज घूमेगा, जनरेटर जितना तेज घूमेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स कटेगी और उतनी ज़्यादा बिजली बनेगी। अब इंजन धीरे चलेगा यानी कि लो RPM पर, तो क्या होगा, जो डायनामो का जो आर्मेचर है वो भी धीरे धीरे रोटेट करेगा। अब जब आर्मेचर की स्पीड कम होगी तो सिंपल सी बात है कि उसका करंट और वोल्टेज आउटपुट भी घट जाना है। तो पुराने ज़माने में जो गाड़ियों में इंजन आइडलिंग पर होता था तो उससे क्या होता था, जो हेडलाइट होती थी वो डिम हो जाती थी। आजकल क्या किया गया है, इसी कमी को दूर करके गाड़ियों में अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है, घटती है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डायनामो का आउटपुट सीधे उसकी रोटेशनल स्पीड इंजन की गति के समानुपाती होता है। बढ़ती है, ये गलत है। स्पीड कम होने पर वोल्टेज या करंट कभी नहीं बढ़ सकता। फ्लक्चुएट होती है, भी गलत है। फ्लक्चुएशन तब होगा जब स्पीड बार बार कम ज़्यादा होगी। ये सिर्फ धीरे चलने की बात नहीं है, धीरे चलने की बात कही गई है ना इसमें, केवल समान रहती है। यह भी गलत है क्योंकि डायनामो बिना वोल्टेज रेगुलेटर के कम स्पीड पर कांस्टेंट आउटपुट नहीं दे पाता। जो डायनामो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, कम स्पीड तो कम आउटपुट, ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा आउटपुट, बस ये याद रखना। क्वेश्चन थर्ड है, रनिंग डीजल इंजन में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे बदली जाती है। तो इसका सही आंसर है नियंत्रण रेक द्वारा, यानी कंट्रोल रेक द्वारा। ये सवाल फ्यूल इंजेक्शन पंप ना FIP टॉपिक से पूछा है, उसके अंदर का है। मतलब ये क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि इंजन की स्पीड बदलने पर डीजल की क्वांटिटी में डीजल की क्वांटिटी को असल में कौन कंट्रोल करता है। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब डीजल इंजन चल रहा हो तो लोड के हिसाब से हमें फ्यूल की मात्रा को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। यह काम फ्यूल इंजेक्शन पंप यानी FIP के अंदर होता है। अब FIP के अंदर कंट्रोल रेक के नियंत्रण रेक लगी होती है जो हमारे एक्सीलेटर या गवर्नर से सीधी जुड़ी होती है।
जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये रेक आगे पीछे स्लाइड करती है। इस रेक के ऊपर दांत कटे होते हैं जो कंट्रोल स्लीव और प्लंजर को गोल घुमाता है। प्लंजर के घूमने से इसका इफेक्टिव स्ट्रोक बदल जाता है और सिलेंडर में जाने वाली डीजल की मात्रा चेंज हो जाती है। यानी मेन ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है, यह कंट्रोल रेक ही है जो पूरी बदलती रहती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्लंजर द्वारा। ये गलत है। प्लंजर क्या करता है, सिर्फ हाई प्रेशर से डीजल को आगे भेजता है, लेकिन कितना भेजना है ये खुद तय नहीं कर सकता। कंट्रोल स्लीव द्वारा ये क्या करती है, रेक की मोशन को प्लंजर तक ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है, बस एक जरिया है ये। नियंत्रण रेक द्वारा, ये बिल्कुल सही है। मुख्य रेक है जो मूव होकर फ्यूल डिलीवरी की मात्रा को रेगुलेट करती है। इंजेक्शन द्वारा, ये गलत है। इंजेक्शन तो बस कंबंशन चेंबर में फ्यूल स्प्रे के करने की एक क्रिया है। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो एक्सीलरेटर होगा, जो एक्सीलेटर दबाएंगे हम, वो क्या करेगा, कंट्रोल रेक के पास आएगा। फिर क्या होगा, उससे प्लंजर का रोटेशन होगा। तो प्लंजर का रोटेशन के बाद में क्या होगा, फ्यूल की मात्रा में जो भी बदलाव होनी है वो होती रहेगी। क्वेश्चन 4 है, चित्र में प्रदर्शित सिलेंडर हेड के प्रकार का नाम बताइए। तो ये है एफ टाइप का सिलेंडर हेड, दिख रहा है ना एफ, ये ऐसा उल्टा एफ, एफ ऐसा बनता है पर ये उल्टा है। डायग्राम वाला सवाल है, सिलेंडर हेड और वाल्व की पोजीशन के आधार पर उसके प्रकार को पहचानने को बोला है। सिलेंडर हेड और जो वाल्व है उसकी पोजीशन के आधार पर अरेंजमेंट के पहचानना है। इन पे देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का सवाल है, ये एक डायग्राम वाला सवाल है। इसमें हमसे सिलेंडर हेड का प्रकार पूछा गया है। इंजन में वाल्व कहाँ लगे हैं उसके हिसाब से सिलेंडर हेड 4 अलग अलग शेप में आते हैं। ऐसे बोलते हैं उसको लिफ्ट, यानी एल टाइप, आई टाइप, एफ टाइप, टी टाइप। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें कंबंशन चैम्बर के पास एक वाल्व ऊपर सिलेंडर हेड में लगा है और दूसरा वाल्व नीचे सिलेंडर ब्लॉक की साइड लगा हुआ है ना। एक वाल्व ये लगा हुआ है सिलेंडर हेड में और एक ये वाल्व लगा हुआ है सिलेंडर ब्लॉक में। जब एक इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व में एक वाल्व ऊपर हेड में हो और दूसरा वाल्व नीचे साइड में हो, तो उसे हम एफ टाइप का, एफ हेड इंजन कहते हैं। इसका शेप अंग्रेजी एफ जैसे दिख रहा है, एफ, उल्टा एफ, सीधा एफ ये है, इसलिए इसे एफ टाइप हेड कहा जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, एल टाइप का सिलेंडर हेड। ये गलत है, क्योंकि एल हेड में दोनों वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में एक ही तरफ इनलाइन होते हैं, और ये जो टी टाइप है सिलेंडर हेड, टी टाइप का सिलेंडर हेड, दोनों वाल्व नीचे ब्लॉक में होते हैं सिलेंडर हेड के आमने सामने की तरफ में। ये जो आई टाइप है इसे ओवरहेड वाल्व भी कहते हैं, दोनों वाल्व सीधे सिलेंडर हेड के ऊपर फिट होते हैं। जो एफ टाइप है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक वाल्व ऊपर हेड की और दूसरा नीचे साइड कंबाइंड होता है। अगर दोनों वाल्व ऊपर हैं तो आई टाइप, दोनों नीचे हैं एल या टी टाइप, और एक ऊपर एक नीचे है मिक्स्ड है तो एफ टाइप। दोनों ऊपर हैं वाल्व हेड में तो आई टाइप हो जाएगा, दोनों नीचे हैं तो एल या टी टाइप हो जाएगा, अगर एक ऊपर एक नीचे है तो एफ टाइप हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, वाल्व कैसे खुलता और बंद होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, केम द्वारा खुलता है और स्प्रिंग द्वारा बंद होता है। 4 स्ट्रोक इंजन से संबंधित है क्वेश्चन। वाल्व मैकेनिज्म यानी कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पर आधारित है क्वेश्चन। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंजन वाल्व खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं। तो इंजन के सिलेंडर में ताज़ी हवा को अंदर लेने और जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए वाल्व का सही टाइम पर ऑपरेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट से जो गियर या चेन के जरिए पावर लेकर के कैमशाफ्ट को घुमाया जाता है। अब कैमशाफ्ट के ऊपर में क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम कैम लोब कहते हैं। वो घूमते हुए वाल्व को नीचे की तरफ धकेलता है, यानी कि वाल्व को ओपन करता है। वाल्व को खोलने में पूरी ताकत कैम मैकेनिज्म की ही लगती है, चाहे वो पुश रॉड के थ्रू लगे या रॉकर आर्म के थ्रू लगे। लेकिन जैसे ही कैम का उभरा हुआ हिस्सा घूमकर हटता है, वाल्व के ऊपर लगी हुई मजबूत वाल्व स्प्रिंग उसे वापस ऊपर अपनी सीट पर खींच लेती है और वाल्व बंद हो जाता है। यानी सीधा सा नियम यह है कि वाल्व को खोलने का काम मैकेनिकल कैम करता है और उसे मजबूती से बंद करने का काम स्प्रिंग टेंशन करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, कैम द्वारा खुलता है और स्प्रिंग द्वारा बंद होता है। ये बिल्कुल सही है। पूरा वाल्व टाइमिंग मैकेनिज्म इसी पर आधारित है, इसी रूल पर काम करता है।
स्प्रिंग द्वारा खुलता है और कैम द्वारा बंद होता है। स्प्रिंग में वाल्व को खोलने की ताकत नहीं होती, वो सिर्फ वापस अपनी जगह पर बंद करने के लिए होती है। टैपेट द्वारा खुलता है और कैम द्वारा बंद होता है। ये गलत क्यों है? क्योंकि टैपेट सिर्फ मोशन को आगे ट्रांसफर करता है, कैम वाल्व को बंद नहीं कर सकता। स्प्रिंग द्वारा खुलता है और रॉकर आर्म द्वारा बंद होता है। अब स्प्रिंग द्वारा खुलता जरूर है, स्प्रिंग खुलने का काम नहीं करती, ये सिर्फ बंद करने के काम में आती है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 6 है, प्राय औद्योगिक इंजनों में निम्न में से कौन सा कार्बोरेटर प्रयोग किया जाता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एयर फ्यूल मिक्सचर के बहने की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आधार पर कार्बोरेटर का प्रकार और इंडस्ट्रियल इंजनों में उसका उपयोग है वो पूछा गया है। तो जो 6 क्वेश्चन है उसमें बात हो रही है कि औद्योगिक इंजन यानी इंडस्ट्रियल स्टेशनरी इंजनों में यूज होने वाले कार्बोरेटर की हवा और फ्यूल का मिलकर मिक्सचर किस तरह से बह रहा है। इस बेसिस पर कार्बोरेटर के मुख्य रूप से 3 या 4 टाइप होते हैं। तो देख लेते हैं, पहले क्या है, ये होता है अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। इसमें क्या होता है, हवा नीचे में प्रवेश करती है, फ्यूल मिक्स होता है और फिर क्या होता है, मिक्सर ऊपर की तरफ उठकर इंजन के मैनिफोल्ड में चले जाता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इंजनों में, इसे नीचे की तरफ फिट किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो क्या होती है, स्पेस बचती है और दूसरा क्या रहता है, सेफ्टी होती है। सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि अगर कभी कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो जाए तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है ना, वो फ्यूल इंजन में सिलेंडर में नहीं जाता, जिससे क्या होता है, इंजन डैमेज नहीं होता। इसलिए फिक्स्ड और भारी लोड वाले इंडस्ट्रियल इंजनों में हमेशा अप ड्राइव इंजन यूज होता है। तो ये बिल्कुल सही रहेगा हम लोगों का क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर, क्योंकि भारी और फिक्स्ड इंडस्ट्रियल इंजनों में सुरक्षा और डिजाइन के लिहाज से सबसे बेस्ट है। ये साइड ड्राफ्ट कार्बोरेटर, ये क्या होता है, कम स्पेस वाली पैसेंजर जो गाड़ियां होती हैं ना, जैसे स्कूटर, इसमें यूज होता है ये डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर। ये गलत है, इसमें हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, डाउन है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये नॉर्मल कारों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये क्या है, पैरेलल कार्बोरेटर। ये गलत है, क्योंकि इसमें बेसिस पर ऐसा कोई मुख्य तकनीकी वर्गीकरण नहीं होता। तो जो हेवी इंडस्ट्रियल होते हैं औद्योगिक, इसमें नीचे से ऊपर फ्लो होता है। ये जो है ना अप ड्राफ्ट, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है, तो इसी कार्बोरेटर का यूज किया जाएगा, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर का। क्वेश्चन 7 है, कार्बोरेटर में पेट्रोल के सही स्तर का अनुरक्षण डेज द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोट सर्किट द्वारा। यह सवाल कार्बोरेटर के अंदर जो पेट्रोल के लेवल को हमेशा एक समान यानी कांस्टेंट बनाए रखने वाले मैकेनिज्म का टेस्ट कर रहा है। तो वो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर में पेट्रोल के सही स्तर यानी लेवल का कौन मेंटेन करता है। देखते हैं। कार्बोरेटर एक छोटा सा फ्यूल टैंक हिस्सा होता है, जिसे हम फ्लोट चैम्बर कहते हैं। इस चैम्बर के अंदर में एक खोखला ब्रास या प्लास्टिक का फ्लोट करता रहता है, जो एक निडल वाल्व से कनेक्टेड होता है। जैसे ही चैम्बर में पेट्रोल का लेवल कम होता है तो फ्लोट क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है, निडल वाल्व खुल जाता है और पेट्रोल अंदर आने लगता है। तो जैसे ही पेट्रोल अपने सही लेवल पर आ जाएगा तो फ्लोट ऊपर उठकर निडल वाल्व को बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, सप्लाई रुक जाएगी। और इसी पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम को हम फ्लोट सर्किट कहते हैं, जो पेट्रोल को ओवरफ्लो होने से पूरी तरह रोकता है। तो ऑप्शन ए क्या है, फ्यूल सर्किट। ये गलत है, क्योंकि यह पेट्रोल को सिर्फ अलग अलग जेट्स के रास्ते भेजने का काम करता है, मेंटेन नहीं करता लेवल को। लेवल सर्किट ऐसा कोई टेक्निकल सर्किट कार्बोरेटर में एक्चुअल डिजाइन ही नहीं किया गया है। फ्लोट सर्किट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये क्या है, फ्लोट और निडल वाल्व के कॉम्बिनेशन को बनाए रखता है। और ये क्या, चोक सर्किट, इसका क्या काम है, ये ठंडे मौसम में स्टार्टिंग के समय हवा को रोककर सिर्फ रिच मिक्सर को इंजन में जाने देता है। तो ये चोक सर्किट अलग चीज़ है। जैसे हम लोगों के घर में पानी की टंकी में जो फ्लश वाल्व लगा रहता है ना, ठीक वैसे ही कार्बोरेटर में फ्लोट सर्किट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर सेपरेटर का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डीजल से पानी अलग करना। यह सवाल डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में ईंधन की शुद्धता बनाए रखने वाले कंपोनेंट का काम पूछ रहा है। तो स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हमारे डीजल टैंक में नमी या हवा के ठंडे होने से पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। अगर यह पानी हमारे फ्यूल इंजेक्शन पंप में या इंजेक्टर तक चला गया तो क्या होगा, वहाँ जंग लग सकता है।
जो कीमती पार्ट्स होते हैं इंजन के वो जाम हो सकते हैं। तो इसी नुकसान से बचने के लिए हम मेन फिल्टर से पहले एक वाटर सेपरेटर लगाते हैं। अब पानी की वजह से डीजल से ज़्यादा पानी का जो वजन होगा वो डीजल से ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, 1000 होती है, और डीजल की 810 के समथिंग में होती है, यानी पानी भारी होता है। तो क्या होता है कि इसलिए पानी इसके नीचे डीजल सेपरेटर में बैठ जाता है, और ऊपर साफ डीजल आगे फिल्टर और पंप की तरफ सप्लाई हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए गलत क्यों है? डीजल को गर्म करना, ये गलत है, क्योंकि फ्यूल को गर्म करने का काम हीटर प्लग या ग्लो प्लग करता है। जो ग्लो प्लग होता है ना, ये पेट्रोल को या डीजल को गर्म करने का काम करता है। तो वाटर सेपरेटर का काम ये नहीं है डीजल से पानी अलग करना। बिल्कुल सही, नाम से ही साफ है, वाटर सेपरेटर यानी पानी को छान कर अलग करने वाला। डीजल का ऑटोमाइज करना, ये गलत क्यों है? क्योंकि ऑटोमाइजेशन यानी डीजल की बारीक फव्वारा बनाने का काम सिर्फ इंजेक्टर का होता है, फ्यूल इंजेक्टर का। क्या है? डीजल को विस्फोटक बनाना। गलत है भाई, कंबंशन लैग बनाया जाता है, विस्फोटक नहीं। FIP इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो पानी है इसको सेपरेट कर दिया जाए फिल्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीजल इंजन के लुब्रिकेशन पद्धति में प्रेशर रिलीफ वाल्व को कहाँ पर फिट किया जाता है? तो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पर। इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल के प्रेशर को एक सेफ लिमिट में रखने वाले सेफ्टी वाल्व की सही लोकेशन पूछी जा रही है। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसकी फिटिंग के बारे में पूछ रहा है। जब इंजन तेज स्पीड से चलता है तो क्या होता है कि ऑयल पंप है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऑयल गैलरी को भेजने लगता है। अगर यह प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा कि ऑयल फिल्टर फट जाएगा और इंजन की सील लीक हो जाएगी। अब इसीलिए क्या करते हैं कि ऑयल पंप के ठीक बाहर यानी उसके जो आउटलेट पोर्ट होते हैं, आउटलेट पोर्ट, ये प्रेशर रिलीफ को वाल्व लगा दिया जाता है। आउटलेट पोर्ट पर जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसको लगा दिया जाता है। जैसे ही प्रेशर तय लिमिट से ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि जो इसके अंदर प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर में जो एक स्प्रिंग है ना, वो क्या होगी, दब जाएगी। जिससे क्या होगा, जो इससे एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस नीचे ऑयल पंप में जाके गिर जाएगा, जिससे पूरी गैलरी में प्रेशर एकदम सेफ बना रहेगा। ऑयल पंप के इनलेट पोर्ट पर, ये गलत है। इसका कारण ये है कि इनलेट पर तो तेल सिर्फ अंदर खींचा जाता है, कोई प्रेशर वेशर नहीं होता वहाँ पे। ऑप्शन बी, ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पर। पंप से निकलते ही प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसे यहीं फिट किया जाता है। मेन ऑयल गैलरी में, गैलरी तक पहुंचने से पहले रास्ते में प्रेशर को रेगुलेट कर लिया जाता है। लुब्रिकेशन ऑयल, गलत है। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सीटी होती है ना, वैसे ही ऑयल सिस्टम में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रिलीफ वाल्व होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैम सतह का जीवन डेज द्वारा बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कठोरीकृत करके, यानी केस हार्डनिंग या हार्डनिंग द्वारा। ये क्वेश्चन जो कैम सॉफ्ट होती है ना, ये जो लोब्स होते हैं उसकी घिसाई को रोकने के लिए और इसकी लाइफ बढ़ाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना उसको टेस्ट कर रहा है। जब कैम सॉफ्ट घूमती है, ज़्यादा घूम जाती है, तो उसके कैम लोब्स लगातार टेपेड या पुश रॉड को धक्का लगाते हैं। अब जिससे क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से फ्रिक्शन और घिसाई हो जाती है उसमें। अगर कैम की सतह नरम होगी तो वो बहुत जल्दी घिस जाएगी और वॉल टाइमिंग खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, कैम सॉफ्ट की ऊपरी सतह को हार्डनिंग प्रोसेस यानी कठोरीकृत प्रोसेस के जरिए एकदम हार्ड बनाया जाता है। इसके लिए क्या आमतौर पर केस हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मेटल को मजबूत, इसके अंदर क्या मेटल तो मजबूत रहेगा लेकिन जो उसकी ऊपर की सतह होगी ना वो कठोर हो जाएगी, जिससे क्या सालों साल बिना घसे काम कर सकती है वो बस। तो कठोरीकृत ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। हार्डनिंग करने से मेटल की घिसने की क्षमता कम हो जाती है और लाइफ स्पान बढ़ जाएगा। मिरर पॉलिशिंग, ये गलत है। पॉलिशिंग से पहले जो स्मूथनेस आती है ना उसको मेटल की हार्डनेस या लाइफ नहीं बढ़ती, तो ये गलत है। टार्ट ब्लास्ट, ये स्ट्रेस दूर करने के लिए किया जाता है, स्मूथनेस आती है इससे। पाउडर कोटिंग नहीं करना है इंजन के अंदर में। अगर फ्रिक्शन और घिसाई से बचना है तो सतह को हार्ड यानी कठोरीकृत करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेंडर ब्लॉक के जीवन को डेज का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी, लाइनर। सवाल क्या है, सिलेंडर ब्लॉक से रिलेटेड है। घिसाई से बचाने के लिए या उसको रीयूज करने के लिए यानी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कौन से कंपोनेंट को यूज़ में लाना होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है लाइनर। इंजन में जो पिस्टन लगातार सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है, जिससे क्या होता है, घर्षण के कारण सिलेंडर की दीवारें घिस जाती हैं।
अगर पूरा सिलेंडर ब्लॉक ही घिस जाएगा तो क्या हमें पूरा का पूरा भारी इंजन ब्लॉक बदलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। इस समस्या से बचने के लिए सिलेंडर बोर के अंदर एक पतली खोखली नली फिट की जाती है, जिसे हम लाइनर कहते हैं। जब पिस्टन इस लाइनर के अंदर चलता है और सिर्फ लाइनर घिसता है, सिलेंडर का मेन ब्लॉक एकदम सुरक्षित रहता है। जब लाइनर घिस जाता है तो हम उसे आसानी से निकाल कर नया लाइनर लगा देते हैं। हमारा सिलेंडर ब्लॉक फिर से नया हो जाता है। फास्टेस्ट कोटिंग, ये जो फास्फेट कोटिंग है, ये सिर्फ जंग से बचाती है ना, कोरोजन से बचाती है। ये क्या पिस्टन की हेवी घिसाई को नहीं रोक सकती है, घिस जाएगा। हीट ट्रीटमेंट गलत है। पूरे ब्लॉक का हीट ट्रीटमेंट करने से घिसाई की समस्या परमानेंट इलाज नहीं होगा। क्रोमियम कोटिंग भी गलत है। कुछ हद तक घिसाई कम कर सकती है, लेकिन ब्लॉक के जीवन को परमानेंट बढ़ाने के लिए लाइनर जितना कारगर साबित नहीं होगी। लाइनर ही बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईंधन के टैंक में जब बहाव टैंक की ऊंचाई के नजदीक होता है तो गेज सर्किट में ईंधन होता है, क्या होता है? अधिक होता है। फ्यूल गेज यानी फ्यूल लेवल को कैसे दिखाता है? यानी फ्यूल गेज है ना जो, वो फ्यूल लेवल को कैसे दिखाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो फ्यूल टैंक है ना, इसके अंदर में एक फ्लोट लगा होता है। फ्यूल का लेवल बढ़ने पर क्या होता है? फ्लोट ऊपर उठता है। फ्लोट सेंडर यूनिट से जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट को बदलता है। अब टैंक जितना भरा होगा, फ्लोट उतना ऊपर रहेगा। इस स्थिति में गेज सर्किट में फ्यूल लेवल की रीडिंग ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए जब फ्यूल टैंक लगभग भरा होता है तो गेज भी ऊपर फ्यूल शो करता रहता है। यही कारण है कि सर सही अधिक होगा। कम फ्यूल लेवल ऊंचा है इसलिए ये गलत है। फ्यूल जो टैंक का फ्यूल है वो पास है इसलिए सही है। गलत है। फ्यूल लेवल बदलने पर रीडिंग भी बदलती रहती है। फ्लोट ऊपर रहेगा, जब फ्लूट ऊपर रहेगा तो फ्यूल रीडिंग भी ऊपर रहेगी। क्वेश्चन 13 है, स्पार्क प्लग में लंबा अंतराल इंजन में डेज का कारण बनता है। इसका कारण बनता है मिस फायरिंग का। ऑप्शन एस करेक्ट आंसर है। जब स्पार्क प्लग का गैप होगा ना, जो स्पार्क प्लग गैप ज़्यादा होने पर क्या होगा, ये समस्या आती है। जब स्पार्क प्लग का जो गैप होगा एक निश्चित सीमा में रखा जाएगा ना, गैप बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्पार्क को जम करने के लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए रहेगा। जो स्पार्क प्लग होता है ना हम लोगों का, ऐसा कुछ होता है, अपने बाइक में देखा होगा। ये दोनों के बीच में अगर ज़्यादा गैप होगा तो जो वोल्टेज है ना, वो ज़्यादा चाहिए होगा जम करने के लिए। स्पार्क को जम करने के लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा। अब क्या होगा, कई बार कॉइल इतना वोल्टेज नहीं दे पाएगी, बना नहीं पाएगी, तो स्पार्क है ना प्रॉपरली जनरेट होगा नहीं। और फिर क्या होगा, स्पार्क नहीं बनेगा तो क्या होगा, फ्यूल एयर मिक्सचर है ना, वो जलेगा ही नहीं। अब रिजल्ट ये रहेगा कि इंजन में मिस फायरिंग होने लगेगी। इसलिए क्या करते हैं, स्पार्क प्लग गैप को हमेशा निर्धारित सीमा में रखा जाता है। शायद निर्धारित सीमा इसकी 0.6 mm होती है, फिर 10 mm तक के, आगे पता चलेगी। मिस फायरिंग क्या है? ये स्पार्क प्रॉपरली न बनने से होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अत्यधिक गर्मी, तो ये डायरेक्ट कारण नहीं है। बैक फायरिंग ये दूसरे कारणों से होती है। समय की गड़बड़ी, ये टाइमिंग से जुड़ी समस्या है। क्वेश्चन 14 है, सिलेंडर ब्लॉक या हेड के किस तरफ पानी का पंप मड़ा होता है? तो ऑप्शन डी फ्रंट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि इंजन में जो वाटर पंप होता है की पोजीशन क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है सिंपल सा, ये जो वाटर पंप है ना, ये कूलिंग सिस्टम है ना जो, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है, जो कूलेंट है, कूलेंट को इंजन और जो रेडिएटर होता है इसके बीच सर्कुलेट करने का काम होता है। ये जो वाटर पंप है ये बेसिकली बेल्ट ड्राइव से काम करता है। और बेल्ट ड्राइव कहाँ होती है? फ्रंट साइड में होती है। इसी कारण वाटर पंप भी फ्रंट साइड पर होता है। अब फ्रंट पोजीशन होने के क्या है फायदे, कि इससे मेंटेनेंस इजीली किया जा सकता है। बस आगे की बोनट खोलो और बस मेंटेनेंस के लीजिए। इसलिए अधिकांश इंजन में वाटर पंप फ्रंट साइड पर मिलता है। रियर में नहीं होगा, ये सामान्य पोजीशन नहीं है। फ्लाई व्हील भी नहीं होगा। रेडिएटर के पास हो सकता है पर माउंटिंग लोकेशन नहीं है। अगर बेल्ट ड्राइव फ्रंट में है तो वाटर पंप भी फ्रंट में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सिस्टम शीतलन की ऑन ऑफ कार्रवाई को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम। जो इंजन टेम्परेचर होता है ना, तो कौन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, ये पूछ रहा है। तो जो इंजन का टेम्परेचर एक सीमा में रखना जरूरी होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, रेडिएटर का फैन है ना वो चालू किया जाता है। टेम्परेचर कम होने पर क्या, फैन बंद कर दिया जाता है। यही काम टेम्परेचर सेंसर है ना, वो फैन कंट्रोल सिस्टम में दोनों मिलकर करते हैं। अब फैन बार बार ऑन ऑफ जो होता है वो कूलिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। इससे क्या होता है, इंजन ओवर हीट नहीं होगा।
इसलिए कूलिंग को ऑन ऑफ किया जाता है। रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम संभालता है ये काम। ये तो फ्यूल कंट्रोल करता है, फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम। सही आंसर है। ये भी फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये इग्निशन टाइमिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन 16 है, दिए गए चित्र में किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। एग्जामिनर ये पहचान करवाना चाहता है कि इस चित्र में दिखाया गया इंजन सिलेंडर किस कूलिंग मेथड से ठंडा किया जा रहा है। ये जो डायग्राम है इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि इसके चारों तरफ में ये फिन्स लगी हुई है। आपने गाड़ी का इंजन देखा होगा तो इंजन ब्लॉक के ऊपर में फिन्स लगी रहती है। ये जो फिन्स लगी हुई है ये क्या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के लिए यूज़ में आती है। ये जो पतली पतली है ना, इनको फिन्स कहते हैं। पंखुड़ी नुमा प्लेटें हैं ना जो, ये इसलिए लगाई जाती है कि इससे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया ताकि हीट जल्दी जल्दी बाहर निकल सके। जब वाहन चलता है तो हवा सीधे इन फिन्स से टकराती है और सिलेंडर की हीट बाहर ले जाती है। इसके अंदर में वाटर जैकेट जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, रेडिएटर जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, वाटर पंप जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। ओनली ये फिन्स लगे होते हैं। ये बाइक वगैरह में यूज़ होती है। मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, छोटे इंजन होते हैं ना, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि लेस मेंटेनेंस है। क्यों? क्योंकि कोई कूलेंट भरने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई लीकेज की समस्या नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम कह सकते हैं। एयर सीधे सिलेंडर की फिन से हीट हटाती है, चित्र में सिस्टम दिख रहा है। इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम नहीं होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, वाटर कूलेंट पहले हीट लेता है फिर रेडिएटर से ठंडा होता है। चित्र में रेडिएटर या वाटर जैकेट दिख नहीं रहा है। थर्मोसाइफन में क्या होता है, वाटर कूलिंग का एक प्रकार है जिसमें कूलेंट प्राकृतिक सर्कुलेशन से चलता है ना। ये भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। पोर्ट फीड सिस्टम भी नहीं है। पोर्ट फीड सिस्टम में क्या होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, कूलिंग सिस्टम से नहीं, तो ये भी नहीं है। जब भी क्वेश्चन में फिन्स दिखे तो ये डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पिल टाइमिंग सेटिंग के दौरान स्पिल टाइमिंग सेटिंग के लिए डीजल इंजन में यह अलाइनमेंट है। इसका सही आंसर होगा एग्जॉस्ट के लिए नंबर 1 पिस्टन अलाइन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है कि पिस्टन टाइमिंग सेट करते समय इंजन को किस पोजीशन पर रखना चाहिए। जो पिस्टन की टाइमिंग है ना, स्पिल टाइमिंग यानी पिस्टन की टाइमिंग, इसको सेट करते टाइम में जो इंजन को किस पोजीशन में रखना चाहिए। तो जब डीजल इंजन में टाइमिंग सेटिंग करते टाइम में जो नंबर 1 सिलेंडर को रेफरेंस माना जाता है, तो इंजन को इस पोजीशन पर लाया जाता है जहां नंबर 1 पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर पे हो। और कंप्रेशन स्ट्रोक इसीलिए चुना जाता है क्योंकि इस समय दोनों वाल्व बंद रहते हैं। इसी पोजीशन के आधार बना करके फ्यूल इंजेक्शन पंप और वाल्व टाइमिंग की सेटिंग की जाती है। अगर पिस्टन गलत स्ट्रोक पर हो तो क्या होगा, फ्यूल गलत समय पर इंजेक्ट होगा। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी, पावर लॉस होगा, एक्सेसिव स्मोक जैसी दिक्कतें आ सकती है, ज़्यादा धुआं निकलने लगेगा। इसलिए मैकेनिक सबसे पहले क्या करता है, नंबर 1 पिस्टन की पोजीशन कंफर्म करता है। नंबर 1 क्या होगी, सक्शन होगी, फिर आगे की टाइमिंग एडजस्टमेंट करता है। तो टाइमिंग सेटिंग का पूरा आधार नंबर 1 सिलेंडर पर एक कंप्रेशन वाला पार्ट होता है ना, टीडीसी पे टॉप डेड सेंटर पर, इस पर होता है। नंबर 1 पिस्टन का अलाइनमेंट होना चाहिए। वॉल्व टाइमिंग मार्क अलाइन होना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि ये पिस्टन टाइमिंग सेटिंग का मुख्य रेफरेंस नहीं है। एग्जॉस्ट के लिए नंबर 1 पिस्टन अलाइनमेंट, ये सही है, करेक्ट आंसर है। फ्लाई व्हील पर इंजेक्शन मार्क अलाइनमेंट होना चाहिए। ये क्या है, इंजेक्शन टाइमिंग के टाइम में यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 18 है, हाइपॉइड गियर्स को स्पेशल लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑप्शन डी, इनके दांतों के बीच स्लाइडिंग एक्शन होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हाइपॉइड गियर, इसमें ऐसा क्या खास है जिसके कारण सामान्य जो गियर ऑयल है ये पर्याप्त नहीं होता। तो इसका आंसर है, इनके दांतों के बीच स्लाइडिंग एक्शन होता है। ये जो हाइपॉइड गियर है ये बेसिकली जो डिफरेंशियल असेंबली होती है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पिनियन गियर और क्राउन व्हील के सेंटर एक ही लाइन में नहीं होते हैं, इसलिए गियर टीथ आपस में केवल रोल नहीं करते बल्कि स्लाइड करते हैं। पिनियन गियर और क्राउन व्हील के जो सेंटर है, ये दोनों के जो सेंटर है वो एक ही लाइन में नहीं होते हैं। तो जो गियर टीथ है वो आपस में केवल रोल नहीं करते बल्कि स्लाइड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्लाइडिंग एक्शन की वजह से जो गियर के टिथ हैं
इसके जो गियर के टिथ हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करते हैं, और फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होता है, हीट भी बढ़ जाएंगी, और जो इसके जो दांतें हैं उसमें वियरिंग भी हो जाएगी, मतलब वो टूटने लगेंगे, दोनों बढ़ जाएंगे। अगर साधारण गियर ऑयल यूज़ करेंगे हम तो गियर है जल्दी जल्दी घिस जाएगा। इसलिए इसलिए हाइपोइड गियर के लिए ईपी यानी एक्सट्रीम प्रेशर गियर ऑयल का उपयोग किया जाता है। ये जो गियर होता है ना, ये टिथ होता है, जो गियर के जो टिथ होते हैं उस पर क्या करता है, एक ऑयल फिल्म बना लेता है। ऑयल फिल्म एक चिपचिपी सी परत बना लेता है। तो क्या होता है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट जो है ना, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ये कम हो जाता है। जो हाइपोइड गियर होती है ना, उसकी जो पहचान होती है वो हेवी लोड से होती है, हेवी लोड से होगी और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से होगी। इनके दांते नर्म पदार्थ से बने होते हैं। गलत नियम, नर्म पदार्थ से नहीं बनते। इनके दांते कठोर पदार्थ से बने, हाँ कठोर पदार्थ से बने होते हैं, लेकिन स्पेशली ये लुब्रिकेंट की मुख्य वजह नहीं है। ये तीव्र गति से घूमता है। अकेली स्पीड एक कारण नहीं है, कई अन्य गियर हाई स्पीड पे चलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जो ईपी गियर है ना, हाइपोइड गियर और स्लाइडिंग एक्शन ईपी गियर ऑयल यानी एक्सट्रीम प्रेशर गियर ऑयल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिस्टन हेड में चिन्हित ए के प्रकार को पहचानिए। ये दिख रहा है ना, चिन्हित ए क्या है, ये है डोम हेड। ये ऐसे डोम जैसा बना हुआ है ना, डोम हेड है ये पिस्टन क्राउन है जो हेड, इसकी शेप पूछ रहा है एग्जामिनर, तो ये डोम हेड है। चित्र में जो पिस्टन के ऊपरी भाग के बीच से ऊपर उठा हुआ जो दिखाई दे रहा है ना, तीर से उभरे हुए निशान को डोम हेड कहा जाता है। इसका मुख्य काम क्या है, जो कंबंसन चेंबर का वॉल्यूम है ना उसको कम करना, कंबंसन चेंबर के वॉल्यूम को कम करना। अब वॉल्यूम कम होगा तो उससे क्या होगा, जो कंप्रेशन रेशियो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से क्या होगा, कंबंसन बेहतर हो जाएगा और इंजन की परफॉर्मेंस डबल हो जानी है, डबल एटलीस्ट सुधर जानी है। अब जो हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, डोम हेड पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। हाई परफॉर्मेंस इंजन के लिए डोम हेड पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। अगर डोम ऊपर उठे के बजाय ऐसे नीचे धंसा हुआ है, सिंपल हो या हल्का सा हो, ये तो डोम हेड हो गया, है ना, उठा हुआ है ना ये, तो ये डोम हेड हो गया। और जो ये क्या है, कॉन्वेक्स हो गया, और कॉनकेव ये हो गया, नीचे की ओर धंसा हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको डिस्ड हेड कहते हैं। चित्र में साफ दिख रहा है, डोम हेड है। फ्लैट हेड एकदम पूरी तरह समतल होता है। ये जो अवतल है अभी जो मैंने बताया कॉनकेव, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, चित्र में दिए गए चिन्हित भाग ए को पहचानिए। तो चिन्हित भाग ए है ना, इसको पहचान करनी है। तो ये है गजन पिन बॉस। एग्जामिनर पिस्टन के अंदर बने उस भाग की पहचान करवाना चाहता है जहां पर गजन पिन फिट होती है। ये क्या होती है, गजन पिन। इसका इस्तेमाल क्या होता है, गजन पिन का, ये क्या करती है, पिस्टन होता है ना, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करने का काम करती है, कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने का काम करती है। ये जो गजन पिन है ना, इसको डायरेक्ट पिस्टन बॉडी में नहीं लगा सकते, इसके लिए दोनों तरफ में मजबूत सपोर्ट बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, गजन पिन बोस कहते हैं। तो चित्र ए में उससे की तरफ इशारा कर रहा है। कंबंसन के दौरान क्या होता है कि ये पिस्टन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, और जो फोर्स होता है वो इस गजन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड तक पहुंचता है। इसी वजह से ये जो पिन बॉस है इसको ज़्यादा मजबूत और मोटा बनाया जाता है। अगर पिन बॉस कमजोर हो जाएगा तो पिस्टन में जो क्रेक आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो रिंगलैंड, ये रिंग के ग्रूव्स के बीच का भाग होता है, गजन पिन, ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर। रिंग ग्रूव्स, ये जो रिंग ग्रूव्स होते हैं ये पिस्टन रिंग लगाने के लिए ऊपर बनी खांचे होती हैं, तो ये भी नहीं। क्राउन, पिस्टन का सबसे ऊपर का जो भाग होता है ना उसको क्राउन कहते हैं। जहाँ पे गजन पिन फिट होती है उसको गजन पिन बॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, 4 स्ट्रोक यानी इंटरनल कंबंसन इंजन, अंतर्दहन इंजन में एक चक्र में क्रैंकशाफ्ट कितने परिक्रमण पूरे करती है। तो आंसर है बी, 2। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन के पूरे साइकिल में जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो कितनी बार घूमती है। 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला क्या होता है, सक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन होता है। थर्ड क्या होता है,
पावर यानी शक्ति। पहला क्या होता है, 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं, तो पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, थर्ड होता है पावर, मेन पावर इसी में होती है, फोर्थ होता है एग्जॉस्ट। जो पिस्टन होता है, पिस्टन को ये चारों स्ट्रोक पूरे करने के लिए 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे आना पड़ता है। जो क्रैंकशाफ्ट का एक पूरा रिवोल्यूशन होता है ना, जो पूरा एक चक्कर होता है, उसको करने के लिए पिस्टन को 1 बार ऊपर और 1 बार नीचे आना पड़ता है। इसीलिए चारों स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 रिवोल्यूशन की जरूरत होती है। इसी दौरान जो कैमशाफ्ट होती है, जो कैमशाफ्ट होती है वो क्या करती है, 1 रिवोल्यूशन करती है, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन करती है। जो क्रैंकशाफ्ट होती है, जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो 2 रिवोल्यूशन करती है, और जो कैमशाफ्ट होती है वो 1 रिवोल्यूशन करती है। तो ये 2 और 1 का रेशियो होता है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का। आगे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अक्सर यही पूछा जाता है कि 4 स्ट्रोक में कितने रिवोल्यूशन होते हैं, तो याद रखिएगा 2 रिवोल्यूशन होता है। 1 रिवोल्यूशन में तो सिर्फ दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा आपसे। आंसर होगा बी, 2। चारों स्ट्रोक पूरे करने के लिए 2 रिवोल्यूशन चाहिए ही होते हैं। ये 3 नहीं होते, केवल 2 होते हैं, 1 2 नहीं होते, 1 और 3 नहीं होते, केवल 2 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो जो 1 रिवोल्यूशन होगा वो 320 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा 1 रिवोल्यूशन, और दोनों रिवोल्यूशन हो जाएंगे 720 डिग्री के। क्वेश्चन 23 है, सिलेंडर में पिस्टन की उच्चतम स्थिति को कहते हैं। तो ऑप्शन ए टीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर। एग्जामिनर जब पूछ रहा है कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसकी पोजीशन जब सबसे ऊपर होती है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। इंजन में लगातार पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है, तो सबसे ऊपर की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, टॉप डेड सेंटर होती है, टीडीसी कहते हैं जिसको। और तब क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो सिलेंडर हेड के सबसे नज़दीक होता है, और जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन सामान्यतः टीडीसी पर ही होता है। जो डीजल इंजन होता है उसमें फ्यूल इंजेक्शन और पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क की टाइमिंग है उनका भी रेफरेंस हम टीडीसी से ही लेते हैं। जो इंजन की टाइमिंग होती है उसको सेट करते टाइम टीडीसी की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और जब सबसे नीचे होगा पिस्टन तो उसको बीडीसी कहेंगे, बॉटम डेड सेंटर। 2 ही पोजीशन होती है, पहली और दूसरी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। एग्जाम में यही पूछता है, हाईएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन, बस ये दोनों याद रखना। हाईएस्ट टॉप होगी और लोएस्ट बॉटम होगी। स्ट्रोक, स्ट्रोक होता है दोनों पिस्टन के बीच की दूरी, जब पिस्टन ऊपर हो टीडीसी पर और पिस्टन जब नीचे हो बीडीसी पर, तो उन दोनों के बीच की चली गई दूरी को स्ट्रोक कहेंगे। ये तो बीडीसी बॉटम डेड सेंटर की सबसे निचली स्थिति है पिस्टन की। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिस्टन की रिंग का प्रायोजन है। तो ऑप्शन ए दहन के दबाव को नियंत्रण में रखना। तो पिस्टन रिंग के मुख्य कार्य पूछे जा रहे हैं, तो मुख्य कार्य क्या है, दहन के दबाव को नियंत्रण में रखना। ये जो पिस्टन रिंग होती है, पिस्टन रिंग ये क्या करती है, जो सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर होता है और पिस्टन के बीच है ना, सील का काम करती है। कंबंशन के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो सिलेंडर में सबसे ज़्यादा दबाव बनता है उस टाइम में। यदि ये रिंग ना हो तो प्रेशर है ना वो नीचे क्रैंक केस में लीक हो जाएगा, क्रैंक केस में लीक हो जाएगा। जहाँ क्रैंक शाफ्ट होती है उसके नीचे सम्प होता है, तो वहाँ पे लीक हो जाएगा प्रेशर। तो उसी प्रेशर को ये पिस्टन रिंग गैस लीकेज को रोकती है और कंप्रेशन को बनाए रखती है। हीट ट्रांसफर में भी मदद करती है, ऑयल को कंट्रोल भी करती है। अच्छी कंप्रेशन रिंग से क्या होता है, इंजन की पावर भी बनी रहेगी, इंजन की पावर भी बनी रहेगी, और जो ऑयल है उस पर कंट्रोल भी रहेगा, और इफिशियंसी भी बनी रहेगी। तो रिंग घिस जाएगी तो क्या होगा कि कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन वो कम हो जाएगा, और कंप्रेशन जब कम हो जाएगा तो स्मोक बढ़ जाएगा, धुआं निकलने लगेगा। इसीलिए पिस्टन रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दहन के दबाव को नियंत्रण में रखना, यानी कंबंशन प्रेशर को बनाए रखना। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। रिंग हीट पैदा नहीं करती, वो रोकती है। गति का सृजन करना, ये रिंग से नहीं है, ये क्रैंक मोशन क्रैंक मैकेनिज्म से होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये टार्क है ना, ये कंबशन फोर्स से बनता है, ये रिंग से नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में बैटरी का प्रयोग होता है, तो कैसे, प्राइमरी करंट के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में बैटरी की भूमिका क्या है, तो उसकी भूमिका ये है कि प्राइमरी करंट के लिए इस्तेमाल की जाती है सबसे ज़्यादा। ये क्या करती है, सबसे पहले तो लो वोल्टेज
सप्लाई देती है 12 वोल्ट। अगर 2 व्हीलर है 12 वोल्ट, अगर 4 व्हीलर 8 व्हीलर 6 व्हीलर है तो 24 वोल्ट। तो बेसिकली हम 12 वोल्ट के लिए देखते हैं। तो करंट क्या होता है, इग्निशन कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है सबसे पहले। फिर क्या करती है कॉइल, प्राइमरी करंट को हाई वोल्टेज में बदलती है। अब हाई वोल्टेज, जैसे ये लो वोल्टेज की कॉइल है, तो इसके जो ये कॉइल है मान के चलो, है ना, तो इसमें जो कॉपर वायर की जो वाइंडिंग है ये थोड़ी दूर दूर में है ना। अब ये हमको मिला 12,000 वोल्ट, 12 वोल्ट। अब जो स्पार्क प्लग होता है उसमें तो 18,000 से 20,000 वोल्ट होता है। तो उसको बनाने के लिए जो कॉइल होती है, एक कॉइल है, तो उसके जो राउंड की जो संख्या होती है वो इससे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ 12 वोल्ट से 18 से 20,000 वोल्ट तक पहुंचा देती है। तो इसको क्या कहते हैं, इग्निशन कॉइल कहते हैं। इग्निशन कॉइल कहते हैं इसको। ये हाई वोल्टेज बनाने का काम करती है। तो बैटरी का सबसे मुख्य पार्ट क्या हो जाएगा, प्राइमरी सर्किट को पावर देना। अगर बैटरी कमज़ोर होगी तो जो स्पार्क होगा बैटरी का वो भी कमज़ोर होगा। फिर क्या होगा, जो स्टार्टिंग होगी इंजन की स्टार्टिंग, उसकी समस्या पैदा हो जाएगी, स्टार्ट नहीं कर पाएगा। बैटरी काम करती है लाइट व हॉर्न के लिए, लेकिन ये प्राइमरी सिस्टम का काम नहीं है। ये जो HT करंट है, ये हाई टेंशन करंट है, ये बैटरी बनाती है, लेकिन ये बैटरी के प्राइमरी सर्किट को करंट देती है, बैटरी नहीं बनाती है। सेकेंडरी करंट के लिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राप्त होती है, तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक वाहन में डिफरेंशियल की क्या भूमिका होती है। प्रीवियस क्लास में देखा था डिफरेंशियल, यह पावर को सही कोण में प्रेषित करता। जो डिफरेंशियल होता है ना, डिफरेंशियल, ये जो व्हीकल होता है ये रियर एक्सल असेंबली में लगा होता है। जो डिफरेंशियल है ना, व्हीकल के रियर एक्सल असेंबली में लगा होता है। ये क्या करता है, इंजन से जो पावर आएगी वो क्या सबसे पहले प्रोपेलर शाफ्ट में पहुंचाएगा। फिर क्या करेगा, डिफरेंशियल इस पावर को दिशा देगा, मतलब 90 डिग्री में बदल देगा दिशा दे करके, और ये कहाँ पहुंचाएगा, एक्सल शाफ्ट तक के, जो राइट व्हील में लगी होगी। तो जो राइट व्हील होगा और लेफ्ट व्हील होगा, ये दोनों की जो अलग अलग घूमने की स्पीड होगी, दोनों को अलग अलग स्पीड में घूमने की अनुमति देता है ये कौन, डिफरेंशियल। यानी जब व्हीकल टर्न लेता है मोड़ पे, तो जो बाहरी व्हील है वो अंदर वाले व्हील से ज़्यादा दूरी तय करता है। जो बाहर का व्हील है, जब आप किसी टर्न पर गाड़ी को मोड़ते हैं तो आपका जो बाहर का टायर है वो ज़्यादा दूरी तय करता है कंपेयर टू अंदर वाले टायर के। तो डिफरेंशियल का काम क्या है, इसी स्पीड के डिफरेंस को मैनेज करना, इसलिए इसको डिफरेंशियल कहते हैं। डिफरेंस को मैनेज करने के लिए इसीलिए इसका नाम डिफरेंशियल पड़ा। अगर हम गाड़ी में डिफरेंशियल ना यूज करें तो क्या होगा, तो टर्निंग के समय टायर घिसेंगे और व्हीकल झटके मार सकता है और गाड़ी अनबैलेंस होकर गिर भी सकती है। डिफरेंशियल पावर ट्रांसमिशन और स्मूथ टर्निंग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फाइनल ड्राइव में यूज होता है, पावर की दिशा बदलता है और व्हील्स तक पहुंचाता है। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। यह व्हील के साथ इंजन को जोड़ता है और डिस्कनेक्ट करता है। नहीं भैया, ये क्लच का काम है, डिफरेंशियल का नहीं है। यह वाहन के भार को सहायता देता है, नहीं, वाहन के भार को चेचिस सहायता देता है, सस्पेंशन और एक्सल सपोर्ट देता है। इसे ब्रेक के रूप में प्रयोग नहीं भैया, इसके लिए तो ब्रेक यूज किए जाते हैं, डिफरेंशियल का काम नहीं है ब्रेक व्रेक से। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक यूनिवर्सल जोड़ का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन सी, मेन शाफ्ट तथा प्रोपेलर शाफ्ट के बीच कोण में विचलन करने की अनुमति प्रदान करना। एग्जामिनर पूछता है कि यूनिवर्सल जॉइंट होता है जो यू जॉइंट, बेसिकली यू जॉइंट का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो व्हीकल में जो इंजन होता है और डिफरेंशियल होता है वो हमेशा एक सीधी लाइन में लगे होते हैं, मतलब सीधी लाइन में नहीं होते हैं। बेसिकली क्या होता है, रोड की उबड़ खाबड़ स्थिति और सस्पेंशन मूवमेंट के कारण जो प्रोपेलर शाफ्ट का एंगल है ना वो बदलता रहता है। अगर शाफ्ट को सीधा जोड़ दिया जाएगा तो जो पावर ट्रांसमिशन की समस्या आ जाएगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है, वो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक के पावर को इजीली एंगल के थ्रू पहुंचा देता है। जब टर्निंग लेंगे हम, बाइक या कार, सॉरी बाइक बोल दिया मैंने, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ये जब टर्निंग लेंगे या जो बम्प होंगे, जब टर्निंग लेते हैं तो उस टाइम में जो टर्निंग लेते टाइम जब कोई बम्प आ जाए, स्पीड ब्रेकर, तो जो सस्पेंशन मूवमेंट के दौरान में जो पावर का ट्रांसमिशन बना रहे, तो ये मेन काम यू जॉइंट करता है। और जो प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों सिरों पर सामान्यतः यूनिवर्सल जॉइंट लगाए जाते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, जो एंगल होते हैं ना, जैसे अपना तो 90 डिग्री पे है,
तो 80 70 या इस टाइम में 70 80 ऐसे इसको मैनेज करने के लिए एंगल वेरिएशन को अलाउ करता है। स्पीड बदलना इसका मेन फोकस, मतलब स्पीड जब बदलेगी ना तो लेंथ, स्पीड और लेंथ बदलना इसका मेन फोकस नहीं है, बस एंगल के वेरिएशन को अलाउ करना। ऑप्शन एक है मेन शाफ्ट के घूमने की गति को बदलना। स्पीड चेंज का काम क्या करता है? गियर बॉक्स करता है। प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में बदलाव को खपाना, यह काम स्लिप जॉइंट का है, लंबाई को खपाना। स्लिप जॉइंट होता है ना, उसको, उसका मेन काम है। ये तो देख ही लिया, मेन शाफ्ट तथा प्रोपेलर शाफ्ट के बीच कोण में विचलन को अनुमति यू जॉइंट द्वारा दी जाती है। इंजन की पावर को केवल सीधी लाइन में आंतरित करना, तो ये नहीं होगा, सीधी लाइन में नहीं करना है, एक एंगल में पावर को ट्रांसमिट करना है। यहाँ अगर एंगल होता तो ये आंसर सही हो सकता था, तो ये भी गलत है ना। यू जॉइंट सिर्फ एंगल के चेंज को अलाउ करने के लिए बना हुआ है, ये सीधी लाइन के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे चित्र में किस प्रकार का सिंक्रोनस गियर बॉक्स दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए बल्क रिंग यानी बाल्क रिंग टाइप सिंक्रोनाइजर मैकेनिज्म के बारे में टाइप को पहचानने का क्वेश्चन है। जब गियर चेंज करते हैं तो गियर और शाफ्ट की जो स्पीड है उसको बराबर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सिंक्रोनाइजर है ना इसीलिए यूज किया जाता है। तो कोन सरफेस और बाल्क सरफेस, जो बाल्क रिंग है वो जो दिखाई दे रही है, तो बाल्क रिंग पहले फ्रिक्शन पैदा करके गियर और शाफ्ट की स्पीड को बराबर करती है। जब स्पीड दोनों की मैच होगी उसके बाद में जो डॉग टीथ है वो आपस में एंगेज होंगे। इस गियर चेंज को स्मूथ, इससे क्या होगा, जो गियर चेंज है वो स्मूथ हो जाएगा और जो नॉइस वगैरह कोई सी नहीं आएगी ग्राइंडिंग की। जब एक दूसरे पे जो, जैसे टिथ है गियर बॉक्स पे, एक दूसरे पे जब चढ़ेंगे ना तो इनकी नॉइस नहीं आएगी सिंक्रोनाइजर की वजह से। तो अधिकतर क्या होता है, जो मैनुअल गियर बॉक्स में ये बाल्क रिंग सिंक्रोनाइजर बहुत अधिक उपयोग में किया जाता है। तो चित्र में जो रिंग दिख रही है और जो कोन अरेंजमेंट, इसकी पहचान है, ऑप्शन है सही है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही मैनुअल ट्रांसमिशन में बाल्क रिंग सिंक्रोनाइजर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 29 है, डायनामो में वाइंडिंग होती है तो क्या होती है? सिंगल पोल पर। एग्जामिनर पूछ रहा है कि डायनामो को आर्मेचर वाइंडिंग पोल अरेंजमेंट के अनुसार किस प्रकार लगाई जाती है? डायनामो वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग पोल पर किस प्रकार लगाई जाती है? तो डायनामो का जो डायनामो है का बेसिक काम क्या है? जो मेन काम डायनामो का मेन काम है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये मेन काम डायनामो का होता है। इसके अंदर में क्या किया जाता है, जो आर्मेचर है ना इसके अंदर में वाइंडिंग होती है और जो मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग होती है और मैग्नेटिक फील्ड उपयोग की जाती है। और ये डायनामो है ना इसके अंदर में जो वाइंडिंग है आर्मेचर की वाइंडिंग, इसको इस प्रकार से फिट या व्यवस्थित किया जाता है कि जो करंट का जनरेशन है, करंट जनरेशन लगातार बनता रहे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आर्मेचर घूमने पे क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होता जाएगा। ईएमएफ क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जब बाद में ईएमएफ हम लोगों को इलेक्ट्रिक आउटपुट के तौर पे यूज में आ जाएगा, प्राप्त होगा। तो ये सही है, सिंगल पोल पर, दोनों पोल पर नहीं होगा, तीनों पोल पर भी नहीं होगा, चारों पोल पर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधजला वायु ईंधन मिश्रण किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? अधजला वायु ईंधन मिश्रण किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? तो एग्जामिनर पूछ रहा है जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ये बेसिकली मुख्य रूप से किस भाग से बाहर निकलता है? तो जो ऑप्शन बी है क्रैंकेस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं ना, टू स्ट्रोक इंजन किस में होता था, जो पुराने ज़माने में और अभी भी आती है, RX 100 हो गया, जो स्कूटर हो गया ओल्ड, इसमें टू स्ट्रोक इंजन आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, जिसके पेट्रोल टैंक में जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो साथ में इंजन ऑयल भी डलवाते थे। 10 रुपये 15 रुपये की जो ऑयल के पैकेट होते हैं वो फ्यूल के साथ ही इसके अंदर डाल देते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन करती है। तो जब इसमें हम एक साथ फ्यूल और ऑयल एक साथ डाल देते हैं तो क्या होता है, जो कंप्रेशन और स्कैवेंजिंग के दौरान कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर पूरी तरीके से जल नहीं पाता, और क्या होता है, ये मिश्रण ब्लो बायर के रूप में क्रैंकेस तक पहुंच जाता है, और क्रैंकेस में फ्यूल वेपर और एयर मिक्सर मौजूद होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, और जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के पार्टिकल, इसका एमिशन बढ़ जाता है, इसका एमिशन बढ़ जाता है। आज की डेट में जो PCV सिस्टम यूज़ किया जाता है, ये क्या करता है,
वेपर को दोबारा इनटेक में भेज देता है, एग्जॉस्ट नहीं करने देता है, ये वापस इनटेक में ही भेज देता है। इससे क्या होता है, फ्यूल की बचत भी होती है और पॉल्यूशन भी कम होता है। इसीलिए अर्धजलीय मिश्रण के उत्सर्जन का संबंध क्रैंककेस से माना जाता है। ईंधन टंकी फ्यूल स्टोर करती है, ये अर्धजला मिश्रण उत्पन्न नहीं करती। कार्बोरेटर ये एयर फ्यूल मिक्सचर बनाता है, उत्सर्जन का मुख्य स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, टू स्ट्रोक इंजन में स्पार्क होने के समय पर पिस्टन के नीचे क्या होता है? तो ऑप्शन सी, इनलेट पोर्ट में से नई गैस अंदर की ओर आती है, अंदर की ओर बहती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्पार्क के समय क्रैंक केस होता है पिस्टन के नीचे में क्या प्रक्रिया चल रही होती है? पिस्टन के नीचे क्या होता है? क्रैंक केस होता है। इसके अंदर में क्या प्रोसेस चल रही होती है जब टू स्ट्रोक इंजन में स्पार्क होता है? देखते हैं।